हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में जो फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा है उसमें हमने वर्क के बारे में देखा था कि वर्क क्या होता है, और हम जो जनरल टर्म में वर्क यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में हम वर्क बोलते हैं, वो साइंटिफिक वर्क से किस तरीके से डिफरेंट होता है ये हमने पढ़ा था। तो हमने क्या कहा था, साइंस के टर्म में वर्क क्या होता है कि वर्क इज सेड टू बी डन when a force is applied and the object on which force is applied that takes place displacement, यानी कि उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि वर्क इज डन। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि वर्क क्या होता है, हमने वर्क को डिफाइन किया था, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड to be done if a force applied on an object produce some displacement in that object। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस करे, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे, यानी कि उसको थोड़ा मूव करे, तो उसको हम बोलेंगे कि वहां पर क्या हुआ है, वर्क हुआ है। तो हमने क्या कहा था, मैथमेटिकल टर्म में लिखने के लिए हमने बताया था वर्क इज इक्वल टू है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? वर्क को हम लिखते हैं W से, फोर्स को हम लिखते हैं F से, एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं S से। ये डिस्प्लेसमेंट की नोटेशन आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ी होगी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम S से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल गया था कि वर्क इसके ऊपर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, इसके बाद हमने यूनिट के बारे में बात करी थी। हमने कहा था कि फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और तो वर्क की ऐसा यूनिट हमने बोला था जूल होती है। ठीक है, तो जूल किसके इक्वल होता है, न्यूटन, मीटर के इक्वल क्या होता है, जूल होता है। और हमने ये भी डिफाइन किया था कि 1 जूल ऑफ वर्क कब कहेंगे कि हमने 1 जूल ऑफ वर्क किया है, जब 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एंड दैट फोर्स प्रोड्यूसेस 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट, देन वर्क 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन। तब हम कहेंगे कि 1 जूल वर्क जो है वो किया गया। ठीक है, तो हमने जो जूल की हम बात कर रहे हैं, देखो ये हमने बात की है एसआई यूनिट में, इसमें एसआई यूनिट। ठीक है, जो एसआई यूनिट होती है वो वर्क की क्या होती है, जूल होती है, और फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर होती है। लेकिन अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, किसकी, सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट में क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है सीजीएस टर्म में, वो होती है सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होती है, सेंटीमीटर। और जो न्यूटन होता है यानी कि फोर्स की जो यूनिट होती है सीजीएस की टर्म में वो क्या होती है, डाइन होती है। क्या, डाइन। क्लियर? तो जो हमारी हम वर्क की बात कर रहे हैं, तो वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वर्क की सीजीएस यूनिट, जो ऐसे यूनिट है वो तो जूल होती है, लेकिन वर्क की जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, देखो जैसे हम जूल को बोल रहे हैं न्यूटन मीटर, और फोर्स की यूनिट हमने एसआई ली थी न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की ली थी हमने मीटर, तो जो वर्क की यूनिट आई वो भी आई एसआई, वो भी जूल आई। जैसे हमने फोर्स की डाइन यूनिट यानी कि सीजीएस में लिखी, और डिस्प्लेसमेंट की भी सीजीएस यूनिट लिखी सेंटीमीटर, तो वर्क की भी क्या आएगी, सीजीएस यूनिट, और सीजीएस यूनिट वर्क की क्या होती है, अर्ज। क्या होती है, अर्ज। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि जो अर्ज यूनिट होती है वो सीजीएस होती है, वो किसकी, वर्क की। ठीक है, और जो जूल होती है वो एसआई यूनिट होती है। क्लियर? तो ये आपने समझना है। अब अगर हमें ये जूल में 1 जूल और अर्ज में रिलेशन निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर, देखो मीटर तो क्या है, हम बात करते हैं मीटर की, जरा हम ऊपर समझते हैं इस चीज को। मीटर जो होता है
हम क्या जानते हैं कि मीटर क्या है, एसआई यूनिट है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस की, और सेंटीमीटर क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, मीटर एंड सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, हम बोलते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। आप 100 को कैसे लिख सकते हो, 10 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हो, और सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और आप लिख सकते हो 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरीके से जो न्यूटन होता है, देखो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर करना पड़ता है, और न्यूटन से डाइन बनाने के लिए आप क्या करते हो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। तो यहां से अगर आप 1 जूल को देखोगे, देखो 1 जूल क्या होता है अपने पास, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करूं, तो 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा, 1 न्यूटन को अगर हमें सीजीएस यूनिट में लिखना है तो 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन लिखेंगे, तो आपने यहां पर लिखा 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। क्लियर, और 1 मीटर को देखो आप क्या लिख सकते हो, 1 मीटर को 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर, तो आपने लिखा 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर। तो अभी देखो 10 रेज़ टू पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 क्या बना, 10 रेज़ टू पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, और यहां पर आपके पास क्या है, डाइन मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी पता है कि डाइन मल्टीप्लाई सेंटीमीटर ये किसके इक्वल होता है, अर्ज के इक्वल होता है, तो डाइन मल्टीप्लाई सेंटीमीटर तो क्या हो गया, अर्ज हो गया, तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, अर्ज। ठीक है, तो आपने यहां पर लिख दिया अर्ज, तो ये आपका जो 1 जूल है वो किसके इक्वल हो गया, अर्ज कितने अर्ज के, देखो 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 5 एंड 10 रेज़ टू पावर 2, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड होकर 5 प्लस 2 क्या हो जाएगी 7, यानी कि 10 रेज़ टू पावर 7 जूल अर्ज। तो यानी कि 1 जूल किसके इक्वल होता है, 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ज। जैसे हमारा 1 मीटर 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर होता है, ये क्या एसआई यूनिट है डिस्प्लेसमेंट की, और ये क्या है सीजीएस यूनिट है डिस्प्लेसमेंट की। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होती है, और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन के। तो ऐसे ही जूल जो है वो क्या एसआई यूनिट है किसकी, वर्क की, और अर्ज क्या है, हमें पता है सीजीएस यूनिट है वर्क की। ठीक है, तो 1 जूल किसके इक्वल होता है, 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ज की। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ज। 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ज। तो ये रिलेशंस आपने याद रखनी है। ठीक है, एक तो ये रिलेशन याद रखना है आपने, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर, एंड एक रिलेशन याद रखना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन, एंड 1 आपने याद रखना है 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ज। ठीक है, तो इनसे बेस कई बार क्या होता है, जब आपको न्यूमेरिकल दे रहा है तो उसमें क्या करता है वो, फोर्स आपको दे देता है डाइन में, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको दे देता है मीटर में, और आपसे पूछता है वर्क इन जूल। तो जूल में निकालने के लिए आपको पहले सारी की सारी यूनिट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को भी क्या एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वर्क जो आपका एसआई यूनिट में आएगा। यानी कि सब तीनों किसे, हमने बताया कि वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो इन दोनों की, तीनों जो है ये वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तीनों की सेम यूनिट होनी चाहिए, तो एसआई यूनिट में होनी चाहिए या फिर सीजीएस यूनिट में होना चाहिए तीनों। ठीक है, तभी आपका न्यूमेरिकल सही होगा, अदरवाइज आप गलत करोगे। ठीक है, तो तीनों को आपने किस में कन्वर्ट करना, सेम यूनिट में रखना है, या तो आप एसआई यूनिट में रखोगे या सीजीएस में, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिस यूनिट में आपसे पूछा होगा आंसर। ठीक है, तो ये हमने कुछ मैथमेटिकल टर्म्स देख ली इसकी। ठीक है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में कन्वर्जन देख लिया। इसके बाद हमें जो पढ़ना है आज, हमने क्या कहा कि हमारा जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या कहते हैं कि फोर्स तो हमने कांस्टेंट रख दिया, कि फोर्स को मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट ली, एक ही ऑब्जेक्ट है, सेम वेट है उस ऑब्जेक्ट का, और उस ऑब्जेक्ट में मान लो हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ क्या इफेक्ट पड़ता है वर्क के ऊपर, वो हम आज सीखेंगे। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं वर्क प्रोड्यूस ड्यू टू ए कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं अपना, वर्क
produced due to a constant force। ठीक है, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, और उसकी वजह से जो वर्क प्रोड्यूस किया गया है हमने वो देखना है। तो इसमें सबसे पहले केस की हम बात करते हैं। पहला केस हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो फोर्स हमने अप्लाई किया उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तभी वर्क होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रही है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। देखो इससे पढ़ने से पहले देखो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कल हमने क्या कहा था कि जो फोर्स होता है, देखो फोर्स भी ऐसा हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, लेकिन फोर्स की भी डायरेक्शन होती है कि हम किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स क्या होता है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। साथ में जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी। आप क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं जिनके पास, उनको बोलते हैं हम क्या, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जबकि इनके प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है, वो वर्क जो हमें मिलता है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, यानी कि विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, उन क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये भी हमने कल पढ़ा था। आज हम इसी चीज का यूज करने वाले हैं। अब देखो फोर्स भी हमारे पास क्या वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन। अब हमने फोर्स तो फिक्स कर दिया, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने फिक्स कर दिया, उसकी डायरेक्शन हमने फिक्स कर दी कि एक किसी भी डायरेक्शन में हम मान लेते हैं उसमें अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को, मान लो हमने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, ये डायरेक्शन किसकी है, फोर्स की है। तो अगर फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और हमारी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, मान लो आपने क्या किया, एक ये ऑब्जेक्ट है आपके पास कोई भी, ठीक है, कोई बॉक्स आपने मान लिया, इस बॉक्स को आप ऐसे पुश कर रहे हो उस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये पुश होने के बाद उसी डायरेक्शन में मूव भी हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये पुश भी, हम फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है। क्लियर? तो यानी कि जब हमारे पास फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तब वर्क क्या आएगा, हमारा वर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमने ये देखना है। दूसरा हमने क्या देखना है, कहीं देखो अब हमने क्या पता है, देखो फोर्स जब आपने पढ़ा होगा फोर्स के बारे में, तब अगर हम किसी चीज को उस तरफ पुश कर रहे हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो ये जो नीचे अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और ये जो हमने ऑब्जेक्ट यूज करी है, इसका जो सरफेस है, इन दोनों के सरफेस के बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है, और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इस तरफ काम कर रहा है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो तो इस डायरेक्शन में अप्लाई किया बेशक से, लेकिन हम अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव उस डायरेक्शन में कर रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन उस तरफ है, मूवमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उस तरफ है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो इस टाइम पे वर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमने ये देखना है, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ अप फेंक रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया, एयर में अपवर्ड डायरेक्शन में हमने कोई ऑब्जेक्ट फेंक दी, जैसे हमने बॉल थ्रो की ऊपर, ठीक है, तो जब हमने बॉल थ्रो की, बॉल तो ऊपर ही जा रही है, हमने भी ऊपर ही थ्रो किया, हमने अप्लाई किया फोर्स, लेकिन उस बॉल के ऊपर जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, बॉल तो ऊपर जा रही है, लेकिन उसके ऊपर हमने क्या किया, नीचे की डायरेक्शन में, वो भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कई बार हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली बॉल को थ्रो करते हैं, हमने तो हॉरिजॉन्टली यानी कि अर्थ के अलोंग हमने थ्रो किया है बॉल को, ठीक है, लेकिन जो अर्थ की वजह से उसके ऊपर जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो, हमने बॉल को थ्रो कैसे किया है,
हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस तरीके से, ठीक है, हमने बॉल को इस डायरेक्शन में थ्रो किया, यानी कि ये क्या होगी, इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन इस बॉल के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है, हम इसको F के ऊपर मान के चलेंगे, ठीक है, फोर्स है हमारा जो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लग रहे हैं, उस टाइम पे वर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इनके आपस में किस एंगल पर है ये, यानी कि डायरेक्शन क्या है इनकी दोनों की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो जो है हमारे वर्क पर क्या है इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो जो हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, फर्स्ट केस में क्या है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर सेम व्हेन डायरेक्शन of force and displacement is same, ठीक है। जब, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, when object moves या displaces in the same direction in which force is applied, ठीक है। तो जब डायरेक्शन जो है फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की सेम होती है तब क्या होगा, देखो जब डायरेक्शन सेम है, हमने ऑब्जेक्ट लिया बड़ी जी, ठीक है, इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, उस डायरेक्शन में हम इसको पुश कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव भी हो रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है। तो जब ये फोर्स हमने उस तरफ लगाया और ये मूव भी उसी तरफ हो रहा है, ठीक है, तब इन दोनों के बीच में, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, देखो ये आपने फोर्स अप्लाई किया और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, आप बता सकते हो, देखो एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, कोई एंगल नहीं है, यानी कि जीरो एंगल आप बोलोगे इसको। तो यहाँ पर थीटा जो है, थीटा किस किस के बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना है, 0 डिग्री फोर्स है, सॉरी 0 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री एंगल है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, जब हमने फोर्स भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में लिया, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो मैक्सिमम वर्क होगा, यानी कि देखो मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा कोई फ्रेंड, वैसे तो हम कोई काम कर रहे हैं वो 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं उस काम को, ठीक है, हमने ज्यादा से ज्यादा जितना भी काम करना है मान लो 1 घंटे में, अगर हमारा कोई फ्रेंड या फोन कॉल आ जाता है तो वो क्या है, हमारे काम में बाधा डाल रहा है, ठीक है, तो हम क्या है, जो काम हम कर रहे थे 1 घंटे में वो 2 घंटे में जाके होगा काम, ठीक है, तो यानी उस 1 घंटे में तो कम काम हो रहा है ना, अगर कोई भी बाधा नहीं आ रही है, कोई रेस्ट्रिक्शन बीच में नहीं आ रही है, कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है, तो हम क्या है मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं वहां पर। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पर तो कोई बाधा ही नहीं आ रही ना, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो मैक्सिमम वर्क होगा, ठीक है। वर्क डन इन दिस केस, वर्क डन इन दिस केस इज मैक्सिमम, इस केस में जो वर्क किया जाएगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम वर्क रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना है, ठीक है, मैक्सिमम वर्क इज टू बी डन इन दिस केस, ठीक है। दूसरा केस हम पढ़ते हैं, दूसरे केस में क्या कह रहे हैं, व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट, जब डायरेक्शन जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी, अपोजिट, यानी कि आप फोर्स को जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, हमने कहा ठीक है, इस पर हमने तो फोर्स स्पेसिफिक इस डायरेक्शन में लगाया है, हम तो इसको इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने से ये मूव भी इस डायरेक्शन में कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन इस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उस तरफ हो रही है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि फोर्स तो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री एंगल, दिस एंगल इज ऑफ 180, दिस फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा जो है वो कितना है 180 डिग्री है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना रहेगा, अब देखो क्या फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, अगर हम फोर्स की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव, तो वर्क डन जो यहाँ पर आएगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव वर्क डन रहेगा। लेकिन जब हमने फर्स्ट केस पढ़ा था कि सेम डायरेक्शन थी तब वर्क क्या था वहां पर
मैक्सिमम वर्क था और पॉजिटिव वर्क था। क्या था? मैक्सिमम वर्क एंड पॉजिटिव वर्क था। लेकिन इस केस में वर्क क्या रहेगा? नेगेटिव वर्क रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ये नेगेटिव कैसे आएगा ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट थर्ड केस क्या आता है, जब जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उनकी डायरेक्शन क्या हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। कैसी डायरेक्शन हो? परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर। जब डायरेक्शन क्या हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इसके लिए हमने, आप देखो वैसे तो हमने एग्जांपल किया कि हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से अर्थ के नीचे की तरफ। इसका दूसरा एग्जांपल आपने क्या करना है, आपने अपने घर में क्या करना है, छत पर दोनों पर जो पैरेलल वॉल्स है, ठीक है, उनके ऊपर क्या करना है, कोई नेल जो खूंटी हम बोलते हैं वो आपने हैंग करनी, ठीक है, और उन पे जो है एक तार या रस्सी जो है, रोप जो है वो बांध देनी, ठीक है। उस रस्सी में आपने कुछ कड़ा या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या बॉल अगर आप बांध सको किसी तरीके से, वो आपने मूव करवाना। जैसे हम इस तरीके से बांध देते हैं, मानो ये रस्सी है और इसमें से हम कोई बॉल वगैरह या कुछ भी मूव करवाते हैं, तो हम मूव तो इस डायरेक्शन में करवा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, अर्थ के हॉरिजॉन्टल, लेकिन उसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। फोर्स तो नीचे है लेकिन मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये कैसे मान लो मूवमेंट तो इस डायरेक्शन में है और ग्रेविटी की वजह से फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। किस किस के बीच में? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। हमने एग्जांपल भी बता दिया आपको, या तो हम बॉल हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं उसकी वजह से अर्थ की ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ उस पे फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा जो है 90 डिग्री है, तो इस टाइम पे क्या होगा, वर्क डन रहेगा, वो वर्क डन क्या रहेगा? 0। इस टाइम पे वर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि जब परपेंडिकुलर होते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तब वर्क कितना हो जाता है? 0 वर्क डन होता है, मिनिमम 0 आप इसको बोलोगे, 0 वर्क डन यहाँ पर, यानी कि कोई भी वर्क नहीं किया गया। हालांकि आप बॉल को थ्रो कर रहे हो हॉरिजॉन्टली, आप अपने हिसाब से तो वर्क कर रहे हो, लेकिन अगर हम बात करें अर्थ की ग्रेविटी की टर्म में, हमने फोर्स अप्लाई किया उस डायरेक्शन में और बॉल दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो हम वर्क तो हो रहा है, वो साइंटिफिक टर्म में वर्क हो रहा है, लेकिन अगर हम फोर्स अर्थ की ग्रेविटी की टर्म में लेते हैं तब वहां पर वर्क 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा, जो 3 केस देखे हमने, इन तीनों केस में ही हमने एक चीज समझ में आई कि जो हमारा वर्क है, ठीक है, वो ठीक है कि वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। लेकिन अब हमने देखा कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है उस पर भी डिपेंड करता है। तो उस एंगल को हम किस टर्म से लिखते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं F एंड S इंटू कोस थीटा हम लेकर चलते हैं। क्या लेते हैं? कोस थीटा की टर्म में लेकर चलते हैं इस एंगल को। और जो यहाँ पर थीटा है, ये थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट केस पढ़ा था उसमें क्या बोला था कि थीटा इज इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री। अब थीटा 0 डिग्री है तो उस टाइम पे कोस थीटा यानी कि कोस 0 डिग्री क्या होता है? कोस 0 डिग्री आपने मैथ में पढ़ा होगा, कोस 0 डिग्री होता है 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क किसके इक्वल हो जाता है? F इंटू एस इंटू कोस 0। कोस 0 1 होता है, यानी कि F इंटू एस के इक्वल हो जाता है, और ये पॉजिटिव वर्क डन रहता है, मैक्सिमम वर्क होता है ये, ठीक है। दूसरा केस हमने पढ़ा, दूसरे केस में हमने पढ़ा कि थीटा इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन जब होते हैं। तो 180 डिग्री है, तो इसमें जो कोस 180 डिग्री होता है, कोस 180 डिग्री होता है -1 के इक्वल, ठीक है। कोस 180 डिग्री होता है -1 होता है, और यहाँ पर वर्क डन किसके इक्वल हो जाता है? माइनस ऑफ F इंटू एस, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन जो आता है वो नेगेटिव आता है। इसके बाद जो थर्ड केस हमने पढ़ा, थर्ड केस में हमने क्या कहा कि थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री मींस कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री आपका 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाता है? F इंटू एस इंटू कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री 0 होता है, तो ये टोटल वर्क डन कितना हो जाता है? 0 जूल हो जाता है,
ठीक है, तो ये आपने पढ़ना था, ये तीनों केसेस पढ़ने हैं और अच्छे से आपने समझना है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स बस आपने ये ध्यान रखने हैं कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि वो 2 कंडीशंस बताओ जहां पर वर्क क्या होता है, 0 हो जाता है, तो कौन कौन सी वो 2 कंडीशन है जब वर्क 0 हो जाता है? एक तो ये कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो यानी कि s 0 हो तब वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट कब होगी कि हम फोर्स तो अप्लाई करें लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना हो। मान लो हम क्या करें, वॉल है, अपनी दीवार है, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें, उसको पुश करने की कोशिश करें, हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स तो वहां कुछ ना कुछ लग रहा है, लेकिन क्या वॉल मूव करेगी, क्या दीवार मूव करेगी? नहीं, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। इट मींस हमने कोई भी वर्क नहीं किया इन टर्म ऑफ साइंस। क्लियर? दूसरा केस जब हमारा वर्क 0 होगा, कौन सा? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर perpendicular to each other, perpendicular to each other। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन जो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री हमने पढ़ लिया कि cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0 होता है, इट मींस वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने पढ़ना था। तो हमने पढ़ लिया कि जब वर्क प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ए कांस्टेंट फोर्स, उसके 3 केसेस हमने पढ़ लिए और उनको अच्छे से समझ लिया, मैथमेटिकल टर्म भी हमने समझ लिए। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना सिलेबस स्ट्रिक्टली कवर कीजिए। थैंक यू।